बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िद इल्मा। मैं हूँ शहजाद वहीद और हम हस्ब आदत अपने लेक्चर का आगाज़ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ कर चुके हैं। यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में रीजनिंग ऑफ मेकिंग दिस किंगडम स्टडी किया था। इट वाज अ वेरी फर्स्ट पार्ट और फिर सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था व्हाट इज द बेसिकली हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस फाइलम। और फिर उसके बाद हम लोगों ने 2 इसकी टाइप्स पढ़ी थी, यू नो वेरी वेल। उनमें से एक था अमीबा और दूसरे को हमने पढ़ा था व्हाट, ज़ूफ्लैजिलेट्स। और आज हम लोग इन यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स की 2 मजीद क्लासेस पढ़ने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम है सिलिएट्स और एक का नाम है स्टूडेंट्स व्हाट, एक्टिनोपॉड्स एंड फोरामिनिफर्स। सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं आज सिलिएट्स को। सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडिंग ऑफ व्हाट सिलिएट्स। तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि इस वर्ड सीलिया का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर हैं 2। पहला मतलब ये है कि हम इसे कह सकते हैं आई लैशेस, राइट। आपको पता है कि ये हमारी आईलिड है और आईलिड के ऊपर देयर आर सर्टेन स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली डिफरेंट किस्म के डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और मेरी आंख की हिफाजत कर रहे हैं। हम उन्हें बोलते हैं आई लैशेस। इसके अलावा इसका मतलब टू कवर, यानी कि किसी चीज को कवर करना या हाइड करना, उसको उसकी छुपा देना, ये भी हमारे वर्ड सीलियम का मतलब होता है। यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म की अब हम बात करेंगे उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर बहुत से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। यू नो वेरी वेल, मुझे इस बात का पता है, आपने ग्रेड 9-10 में इस एनिमल के बारे में पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स ये एनिमल कोई इस तरह का एनिमल है, इस शेप का, एंड यू नो वेरी वेल कि हम इसे स्लीपर शेप एनिमल बोलते हैं। और ये स्लीपर शेप एनिमल क्या कहलाता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम। और ये भी आप लोग जानते हो कि इस पैरामीशियम की सरफेस पे हजारों की तादाद में क्या प्रेजेंट है, आई लैशेस लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं सीलिया। और अगर आपने गौर किया हो तो मैंने इन सारे के सारे सीलिया की डायरेक्शन राइट हैंड की तरफ बनाई है, मींस इस तरफ को बनाई। क्यों? कि ये वाला स्ट्रक्चर एनिमल का एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स आगे वाला, ये एनिमल का आगे वाला हिस्सा है। और ये वाला जो पॉइंट है जिस तरफ मैंने इन तमाम सीलिया की डायरेक्शन की हुई है, दिस इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर एंड, ये उसका पीछे वाला हिस्सा है। और इसके ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, सीलिया। और इसका सिंगुलर कहलाता है सीलियम, राइट। तो ये हो गया सीलिया और सीलियम में डिफरेंस, राइट। तो ये हमने पहला पॉइंट ऑब्टेन कर लिया है, ग्रैब कर लिया आप लोगों ने कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सीलिया। अब हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग सीलिएट्स। तो वो क्या है, शेप। तो मैंने अमीबा की तरह से इसकी कोई भी शेप नहीं बना दी, इट हैज गॉट अ डेफिनेट शेप। और वो जो डेफिनेट शेप है, इट इज ड्यू टू अ स्ट्रक्चर दैट वाज लैकिंग इन अमीबा। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। यस यू आर राइट। हम बात कर रहे हैं पेलिकल के बारे में कि इस एनिमल के ऊपर एक पेलिकल की लेयर प्रेजेंट है और ये पेलिकल की लेयर इसे डेफिनेट शेप दे रही। इसी से मुराद है इट इज असाइनिंग और गिविंग शेप टू द ऑल मेंबर्स ऑफ व्हाट, सिलिएटा और सिलिएट्स। सो डेफिनेट शेप। लेकिन हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या किया, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पैरामीशियम का डायामीटर मेजर किया
और डायमीटर मेजर करने के बाद हमने एक ऐसी स्लिट प्रोड्यूस की जिसका डायमीटर इस पर्टिकुलर पैरामीशियम की बॉडी से थोड़ा छोटा था। तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को वहां से स्क्वीज किया, फ्लेक्स किया अपनी बॉडी को और उसमें से गुजर गया। इट मींस कि ये पेलिकल क्या होती है, फ्लेक्सिबल। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि ऑल्दो इट इज गिविंग अ डेफिनेट शेप बट दिस पर्टिकुलर शेप इज फ्लेक्सिबल। ये अपने आप को चौड़ा कर सकता है, थोड़ा सा स्क्वीज कर सकता है, पतला कर सकता है और एज पर स्ट्रक्चर अपने आप को मूव कर सकता है। देन वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, और वो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, लोकोमोशन। ये जो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिलिएट्स, ये लोकोमोट करने के लिए, मीन टू से अपनी जगह विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट चेंज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, यस, दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। और इन हेयर लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम क्या देते हैं, यस, सीलिया, राइट। अब अपने क्या गौर करना है कि हम साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, हम एनिमल की खाल लेते हैं, हमें पता चलता है कि खाल के ऊपर बाल है, फिर हम लोग उस एक बाल को पकड़ते हैं तो पता चलता है कि बाल के ऊपर भी एक खाल थी, राइट। फिर हम उस खाल को उतारते हैं, उसके ऊपर हमें फिर बहुत से बाल नजर आते हैं। तो हम साइंटिस्ट लोग बाल की खाल और खाल के बाल उतारते रहते हैं जब तक कि हम उसके मैक्सिमम इंटीरियर तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि हम पहुंच चुके हों, अभी भी ऐसा हो सकता है कि आइंदा आने वाले दौर में रिसर्च और आगे बढ़े और आने वाली नस्लें इससे भी आगे नॉलेज को लेकर चले। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि देयर इज ऑलवेज अ सेमीकोलन at the end of every research means to be continued। तो हम बात ही करें, अगर मैं एक पर्टिकुलर इस सीलियम को काटूं तो मुझे ये पता चलेगा स्टूडेंट्स कि इसके अंदर बहुत ही फाइन से माइक्रोफिलामेंट्स अरेंज होते हैं और इनकी खास किस्म की अरेंजमेंट है जिसे हम लोग 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, राइट। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर सीलियम की इस अरेंजमेंट को ड्रॉ करूं तो मैंने यहाँ पे एक पेयर यहाँ ड्रॉ किया, एक, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ फॉर एग्जांपल, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ और नौवां यहाँ, फॉर एग्जांपल ये पेयर। इसी तरह का एक पेयर सेंटर में भी है। ये जो सेंटर वाला पेयर है ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देता है टू 5 cilia on one side and 4 pair of cilia on the other side। यानी कि जब ये वाले 5 फिलामेंट्स कांटेक्ट करेंगे तो ये वाला सीलियम इस तरफ को बेंड होगा, राइट, और जब ये वाले कांटेक्ट करेंगे तो इस तरफ को बेंड होगा। यानी कि ये जो एक सीलियम है ये इट सेल्फ बेंड हो सकता है, मूव कर सकता है, और इसकी बेंडिंग और फ्लेक्शन की वजह से ही ये वाले ऑर्गेनिज्म किसी एक कश्ती की तरह से, बोट की तरह से रिवर्स भी मूव कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं, राइट। फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और रिवर्स भी मूव कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल, अगर आपने कभी कश्ती चलाने के मुकाबले होते हुए देखे हो तो अगर हम इस तरह अपनी ओर्स को या चप्पों को मूव करेंगे तो बेसिकली मैं वाटर को पीछे धकेल रहा हूं तो माई बोट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर मैं उनको रिवर्स मूव करना शुरू कर दूं तो नाउ वो सेम बोट रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। तो यही वाला केस स्टूडेंट्स इन सीलिया के साथ है कि ये सारे के सारे सीलिया एक कोऑर्डिनेटेड वे में, मींस आपस में मिल के चलेंगे, राइट। ईदर दे विल एंश्योर द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और एंश्योर द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आधे ये कहें कि हमने आगे चलना है और आधे ये कहें कि हमने पीछे चलना है, ऐसा नहीं है। दे ऑलवेज वर्क इन टेंडम, मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेट वे में काम कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या, लोकोमोशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे सिलिएट्स हमें नजर आए, समथिंग लाइक, आपको याद होगा मैंने एग्जांपल्स में लिखा था वर्टिसेला। अब ये जो वर्टिसेला जो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इसकी शक्ल को देखिए तो आपको नजर आएगा कि ये एक इस तरह कोई स्टॉक्ड ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक प्रॉपर टहनी है, राइट, और ये किसी एक जगह से उसने अपने आप को एंकर किया हुआ है, गाड़ा हुआ है, और इसकी इस फनल के ऊपर आप लोगों को इस तरह के 20 हजारों
क्या नजर आएंगी, सीआर नजर आएंगी, नॉट ओनली ओवर हियर बल्कि यहाँ पर भी। और इमेजिन ये करें स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ एक सिंगल सेल है, इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। अब अगर ये यहाँ पे आराम सुकून से खड़ा है तो फिर फूड इसके पास कैसे आएगी? डेफिनेटली ये अपने आप की जॉल्टिंग कराएगा, ये अपने आप को मूव कराएगा टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, और जिसकी वजह से क्या होंगी स्टूडेंट्स? वाटर करंट्स प्रोड्यूस होगी, और उन वाटर करंट्स की वजह से जाहिर है फूड विल कम टू इट, इसके पास आएगी, और उसके बाद इट विल बी मेड अवेलेबल टू इट, राइट। तो फूड गेन करने के दो तरीके हो गए। ये पहला तरीका तो ये हो गया कि बीइंग अ मोबाइल ऑर्गेनिज्म हम फूड के पास खुद चल कर जाएं। बीइंग सेसाइल, सेसाइल का मतलब है कि हम एक जगह एंकर्ड हैं, खड़े हैं, हम मूव नहीं कर रहे, उसे हम बोलते हैं सेसाइल। समथिंग जैसे कि मैं अब एक ही जगह पे खड़ा हूं, अब मैं क्या करूंगा? मैं अपनी बाजुओं को झूलूंगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो एयर करंट्स है वो प्रोड्यूस होगी। सेम ये प्रोड्यूस करते हैं वाटर करंट्स, और फिर जो फूड है वो इनके पास आएगी, उसको ट्रैप कर लेंगे। तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट भी साथ स्टडी कर लिया, जिसे हम नाम के देते हैं व्हाट स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन, राइट। न्यूट्रिशन होता है कि हम फूड कैसे गेन कर सकते हैं। अगली बात, आप लोगों की बुक का अब शुरू हो जाएगा नेक्स्ट पेज, राइट। उस नेक्स्ट पेज में आपको सबसे टॉप पे जो टॉपिक लिखा हुआ नजर आएगा उसका नाम है स्टूडेंट्स व्हाट? एक्सक्रीशन, यानी कि अब हम एनिमल की एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक्सक्रीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस ऑर्गेनिज्म की वो ये है स्टूडेंट्स, सर आप बात को गौर से सुनिएगा। इस ऑर्गेनिज्म की प्रॉब्लम ये है कि ये फ्रेश वाटर में रहता है। इसका मतलब ये होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर आउटसाइड देन इनसाइड। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि यहां पे वाटर का कंटेंट ज्यादा है, राइट, और यहां पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स क्या है? कम। तो वाटर हमेशा क्या करेगा? वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इसकी प्रॉब्लम है रैपिड इनफ्लक्स ऑफ वाटर, यानी कि बहुत तेजी से पानी मुसलसल इसकी बॉडी में दाखिल हो रहा है। इससे मैं इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? रैपिड इनफ्लक्स ऑफ वाटर। लिख देता हूं आप लोगों के लिए, दिस इज कॉल्ड एज रैपिड इनफ्लक्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर बहुत तेजी से दाखिल होगा। इनफ्लक्स भी दाखिल हो जाना इनटू द बॉडी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब यह कि इसकी प्रॉब्लम है पानी का ज्यादा बॉडी में आ जाना। तो सोल्यूशन क्या है? एक्सेसिव वाटर से निजात हासिल कर लेना, टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव वाटर। और इस पर्पज के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे दे रखा एक खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और उस खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब स्टूडेंट्स चूंकि ये रेगुलेट कर रहा है वाटर को, तो मैं इसे एक और नाम भी दे सकता हूं। वो क्या है स्टूडेंट्स? कि ये इसका ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हम लोग वाटर कंटेंट रेगुलेट कर रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है। इसके अंदर एक सेंट्रल यू कैन से के स्टोरेज जोन है, जिसके साथ बहुत सी ऐसी ट्यूब्स अटैच होती हैं जो साइडों से एक्सेसिव वाटर को इकट्ठा करती रहती हैं और उसे फाइनली इस पर्टिकुलर सेंट्रल जोन में डाल देती। जब ये सेंट्रल वाला सैक मुकम्मल तौर पर एक्सेसिव पानी से भर जाता है, तो ये अपना लिंक इनसाइड वाली ट्यूब से ब्रेक करके यहां से मूव करके आएगा। कहां पे? समवेयर हियर, यहां पे अटैच करेगा। देन इट विल मेक अ पोर, यहां पे छोटा सा एक पोर बनाएगा और उस पर्टिकुलर वेस्ट प्रोडक्ट को, मींस वाटर को, बॉडी में से बाहर निकाल देगा। तो ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स व्हाट? एक्सक्रीशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? कि वी वांट टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियाई ऑफ दिस वेरी ऑर्गेनिज्म। बहुत कम ऐसा देखने को आता है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास दो न्यूक्लियस हो और इन्होंने डॉल कर ली हो। डॉल स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि हमने अपने काम को तकसीम कर लिया, राइट। आपका काम है स्टूडेंट्स क्या? पढ़ना, या आप अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम क्या है? पढ़ाना, हम आपको पढ़ाते रहेंगे, राइट। और जो टेलर है उसका क्या काम है? कपड़े सीना, वो अपना कपड़ा सीता रहेगा,
लॉयर का काम क्या है? इंसाफ देना, वो इंसाफ देता रहेगा। तो हमने जैसे सोसाइटी में अपने कामों को तकसीम कर लिया है, ऐसे ही इस ऑर्गेनिज्म ने डिफरेंट चीजों को डिफरेंट जॉब्स असाइन कर दी। जैसे व्हाट वाज द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव वाटर इन द बॉडी, राइट। जिस्म में जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है उससे निजात हासिल करवाना, ये इसका काम है। तो देखते हैं कि अगर इसकी बॉडी में दो न्यूक्लियाई हैं, समथिंग लाइक इट, यहां पे अगर क्यों होते हैं स्टूडेंट्स, ये ऐसे और ऐसे, डेलिबरेटली मैंने दो न्यूक्लियस ड्रॉ किए, और एक को मैंने रेड और होलो ड्रॉ कर दिया है और दूसरे को मैंने ब्लैक और छोटा ड्रॉ कर दिया। ये जो मेरे पास बड़ा और रेड न्यूक्लियस है, it has got a definite job of regulation of cellular metabolic reaction, यानी कि इसकी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी बड़े बंदे के पास है, और उसका नाम क्या है? मेगा न्यूक्लियस। व्हाट इज इट्स नेम? मेगा न्यूक्लियस। ये बड़ा न्यूक्लियस है। मेगा का मतलब होता है स्टूडेंट्स बड़ा, मेगा न्यूक्लियस। और उसके कंपैरिजन पे ये जो छोटा न्यूक्लियस है, वी नेम इट एज व्हाट? माइक्रो न्यूक्लियस, राइट स्टूडेंट्स। इस माइक्रो न्यूक्लियस का काम ये है कि ये इस ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करे, राइट। सो अब हम चल रहे हैं इस पॉइंट पर। नाउ वी वांट टू डिस्कस दिस पॉइंट, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ दीज टाइनी क्रिएचर्स एंड मार्वल्स ऑफ गॉड। तो आंसर इसका ये स्टूडेंट्स कि ये पैरामीशियम दो तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। पैरामीशियम कैन रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ टू वेज। उनमें से पहला वे है मेरे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या कर रहा है? बाइनरी फिशन के प्रोसेस से गुजर रहा है। बाय का मतलब होता है टू, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, कि बाय का मतलब होता है टू, नरी का मतलब होता है बॉडी, और फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी कि अगर एक पैरामीशियम अपने आप को दो पैरामीशी में डिवाइड कर ले, तो इसका मतलब यह है कि उसने बाइनरी फिशन कर ली है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यू पीपल नो वेरी वेल कि वी आर इन नीड ऑफ एट लीस्ट टू ऑर्गेनिजम्स, टू इंडिविजुअल्स। यहां पे हमें दो पैरामीशियम की जरूरत है, राइट। और दोनों पैरामीशियम दे शुड बी ऑफ ओपोजिट मेटिंग टाइप, यानी कि उनकी जो मिलने की सलाहियत है वो क्या होनी चाहिए? ओपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि हम कह सकते हैं वन ऑफ देम विल बिहेव एज मेल, अदर वन विल बिहेव एज फीमेल, राइट। तो हम इसे बोलते हैं MT पॉजिटिव, और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? MT मेटिंग टाइप व्हाट? नेगेटिव। ये वाले दो ऑपोजिट मेटिंग टाइप वाले ऑर्गेनिज्म जब आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे, तो दे विल डेवलप अ ट्यूब, एंड दैट वाली ट्यूब इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन ट्यूब, राइट। ये फिगर आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर फिगर में या फोटोग्राफ में आपको ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ अटैच नजर आते हैं थ्रू अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्जुगेशन ट्यूब। और उसके रिजल्ट में दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? गैमेट्स, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी ला सकते हैं। और इस जेनेटिक वेरिएबिलिटी को लाना ही यू नो वेरी वेल क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये थी बातें स्टूडेंट्स रिगार्डिंग व्हाट द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज सीरियड्स। और अब हम आज की दूसरी क्लास की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्लास is basically foraminifera. Foraminifera। वैसे तो हमारी ग्लूकारा भी है, शायदा मिनी, है ना जी, तो उससे भी याद रख लेंगे फोरामिनीफेरा है। और जो दूसरा ग्रुप है स्टूडेंट्स मेरे पास, उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? एक्टिनोपॉड्स। इन दो ग्रुप्स में एक चीज बहुत सिमिलर है,
वो क्या है स्टूडेंट्स कि दोनों क्या कहलाते हैं, शेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये वाला ग्रुप भी एक शेल बनाता है और ये वाला ग्रुप भी एक शेल ही बनाता है। तो मतलब ये हुआ, हम कहना ये चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, आप वापस चलते हैं कॉलम नंबर 1 में, तो मैंने यहां पे लिखा था कि हम इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो जितने भी हमारे फोरामिनिफर्स और एक्टिनोपॉड्स हैं, बाय डेफिनेशन दे हैव द एबिलिटी व्हाट टू मेक शेल्स। इसीलिए मैंने यहां लिखा कि चाहे वो फोरामिनिफेरा हो वो भी एक शेल बना रहा है, और चाहे वो एक्टिनोपॉड है वो भी एक शेल बना रहा है। सो इट इज देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ये उनकी एक सेपरेट सलाहियत है कि वो अपने गिर्द एक शेल बना सकते हैं, राइट। अब देखना ये है कि अगर दोनों शेल बना सकते हैं स्टूडेंट्स, तो फिर हमने इनको दो डिफरेंट ग्रुप में क्यों प्लेस किया है? तो आंसर ये है कि बेसिकली उनके शेल बनाने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, जो मेरे पास फोरामिनिफेरा है वो बनाते हैं कैलकेरियस शेल्स, कैलकेरियस शेल्स। इसका मतलब है कि देयर शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। वो कैल्शियम का बना हुआ है, वो कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, वो कैल्शियम कोई और सॉल्ट हो सकता है, बट द चीफ इंग्रेडिएंट इज कैल्शियम। ऑन द अदर हैंड, ये जो मेरे पास एक्टिनोपॉड्स हैं ये ग्लासी शेल बनाते हैं, और आपको पता है कि ग्लास बनाने में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है वो सिलिका की होती है। तो हम इसे वर्ड यूज कर देंगे क्या, सिलिशियस शेल्स। सिलिशियस शेल्स मींस मेड अप ऑफ सिलिका और ग्लास। तो इस फीचर की वजह से हमने फोरामिनिफर्स को एक्टिनोपॉड से डिफरेंट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को एक टिप बताऊं ताकि आप इसको बात को भूले नहीं। तो एफसी कॉलेज को आप याद रखिएगा। तो फोरामिनिफेरा कैलकेरियस शेल बनाता है, एफसी से आपने याद रखना है कि ये फोरामिनिफेरा कैलकेरियस शेल बना रहा होता है, राइट। और किसी जमाने में एएस के बैट आया करते थे, याद होगा, आप क्रिकेट मैच अगर देखते हैं तो एएस के बैट से याद रख लें कि जो हमारी एक्टिनोपॉड्स है वो सिलिशियस शेल बनाती है, और एफसी कॉलेज से आप याद करें कि फोरामिनिफेरा बेसिकली कैलकेरियस शेल बनाता है, राइट। तो ये है डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ द सेम व्हाट ग्रुप। अब हम चल रहे हैं कि अगर आप इन दोनों किस्म के शेल्स को देखें तो आपने क्या देखा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के लिए एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ कर रहा हूं, समथिंग लाइक इट। ये मैंने एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर इस तरह के स्पाइरल्स बने होते हैं स्टूडेंट्स, और इन पर्टिकुलर स्पाइरल्स के अंदर यहाँ होल्स होते हैं, इस तरह के समझ लें। पहले छोटा होल है, जो हम मूव कर रहे हैं आउटर साइड की तरफ तो इनके जो पोर्स का साइज है वो भी क्या है, बड़ा होता चला जा रहा है। सो वेरी क्लोज टू द इट्स ओरिजिन इट इज दे हैव गॉट स्मॉल पोर्स, and as we move away from the origin तो pore size increases। सवाल ये है कि इन ऑर्गेनिज्म ने आखिर पोरस शेल्स क्यों बनाए हैं, उसको हम लोगों ने यहां पे लिखा है एक टॉपिक के साथ कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ हैविंग पोर्स, राइट। तो आंसर ये है स्टूडेंट्स कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशनरी कोर्स में इन्होंने बड़ी लॉजिकल सी एक अप्रोच लगाई। उन्होंने ये बोला कि क्यों हम ऐसा घर बनाएं कि जिसके हम आर पार देख सकते हो, या जिससे हम किसी से शेक हैंड ना कर सकते हो, या कहीं से हम लेन देन ना कर सकते हो। जैसे कि पुराने जमाने में बहुत बड़े बड़े किले होते थे, उसके दरवाजे होते थे, दरवाजों से लोग आते जाते थे। इन्होंने भी यही वाला काम किया हुआ है। इन्होंने अपने बाहर एक फोर्ट्रेस तो बना लिया, एक दिफाई हिसार तो बना लिया, लेकिन उसमें होल्स छोड़ दिए, और इन होल्स में से क्या निकलते हैं स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, और ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं दे आर स्टिकी इन नेचर, ये बिल्कुल स्टिकी हैं, प्लस दे कैन मेक अ नेटवर्क बाय देयर यूनियन, राइट। एक नेटवर्क बन गया साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस का। अब इस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस की वजह से फायदा क्या हुआ कि दे कैन इंटेंगल अ प्रे इनटू दिस नेटवर्क, यानी कि वो एक शिकार को उसमें फंसा सकते हैं। प्रे का मतलब कहता है स्टूडेंट शिकार, अपने शिकार को फंसा सकते हैं और फिर आसानी से उसको अपनी बॉडी का पार्ट बना सकते हैं। दिस इज द ओनली लॉजिक ऑफ हैविंग द पोरस पोर्स, राइट स्टूडेंट्स। अब हम देखने वाले हैं आप लोगों की बुक में गिवन एक आखिरी पॉइंट रिगार्डिंग फोरामिनिफेरा एंड एक्टिनोपॉड्स।
पर्टिकुलरली इस वक्त मैं जिस रेफरेंस से डिस्कस कर रहा हूं वो स्टूडेंट्स ये वाली क्लास है, मींस कैलकेरियस शेल्स वाली क्लास है। हम इसी को डाउनलोड रखते हैं यहाँ पे और इसी को मैं रिलेट कर रहा हूं इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के साथ, राइट। अब जरा बात को आपने गौर से सुनना है। ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी मरते हैं। जब मरेंगे तो फिर क्या करेंगे, दे विल सिंक टू द बॉटम, ये बॉटम में चले जाएंगे और वो जगह जो पॉन्ड था वो इनकी जागीर बन जाएगी, अब्दी जागीर। वहां पे इनके जो कैलकेरियस शेल हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, चॉक में। और इन्होंने जब इनका दौर था व्हेन दीज ऑर्गेनिज्म वाज डोमिनेंट इन द यू कैन से इकोसिस्टम, तो जाहिर है यू नो वेरी वेल जो चीज जितनी ज्यादा पैदा होती है उतनी ज्यादा डेथ का शिकार भी होती है। तो इन्होंने हमारी पास्ट हिस्ट्री में हमारे पॉन्ड्स की बेसिस पे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस किया, चॉक। तो ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन इकोसिस्टम कि दे हैव मेड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चॉक इन द टाइम ऑफ देयर डोमिनेशन, राइट स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एपिकॉम्प्लेक्सन, और एपिकॉम्प्लेक्सन की डिटेल के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, एंड अगेन आई एम ऑलवेज ऑफ द व्यू कि आप हर बात को गौर से सुनेंगे, उसके पीछे जो एसोसिएटेड रीजन अटैच है तो आपको कोई भी बात भूलने की नहीं। और ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चीजें इकट्ठा करनी पड़ती है। नो, एवरीथिंग हैज गॉट अ लॉजिक। अगर आपके पास निगाहे बीना है तो आप हर चीज के लॉजिकल बेसिस जरूर देख सकते हैं। आई विश यू कि आप अल्लामा इकबाल की दुआ के मुताबिक निगाहे बीना पैदा करें। थैंक यू वेरी मच।